हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव पे। मैं डॉक्टर छबिलाल भारत के संवैधानिक विकास की श्रृंखला में आज 7वां लेक्चर लेके आया हूं और आज का टॉपिक है चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853। भारत का संवैधानिक विकास एक ऐसा चैप्टर है जो हर प्रकार की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें विद्यार्थी को या परीक्षार्थी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है उसको हल करने में। तो मेरी कोशिश है कि इस सेक्शन को इतना आसान बना के पेश करना जिससे आपको परीक्षा में इसका लाभ मिल सके। आपसे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853। अब हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट जो 1853 आया वो किस कारण से, इसका पृष्ठभूमि क्या रही थी। तो ये कहा जाता है कि भारत के लोग थे वो कंपनी के शासन के खिलाफ थे और कंपनी के शासन को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। जो भारतीय थे वो कंपनी के शासन को समाप्त करने की मांग कर रहे थे और साथ ही साथ जो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, वो भी कंपनी के शासन में सुधार हेतु कुछ प्रयास कर रहे थे और इसी कारण से उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और यही रिपोर्ट आगे चल के 1853 का चार्टर एक्ट के रूप में पारित हुआ या उसके रूप में दिखाई देता है। अब हम आते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से उपबंध थे। तो चार्टर एक्ट 1853 में अगर बात की जाए उपबंधों की तो बहुत सारे सुधार किए गए थे, लेकिन कुछ मुख्य जो सुधार हैं या मुख्य जो प्रावधान हैं जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला उपबंध इसमें दिखाई देता है कि कंपनी को एक न्यास बनाने का प्रावधान किया गया। कंपनी मात्र एक ट्रस्ट के रूप में, ट्रस्टी के रूप में स्थापित की गई। ये पहला उपबंध है, क्योंकि जो भारतीय प्रदेश थे और भारत का जो राजस्व था उसे कंपनी को ताज की ओर से एक न्यास के रूप में रखने का प्रावधान किया गया। कंपनी अब क्या है, एक ट्रस्टी है, किसके, भारतीय प्रदेशों का और राजस्व का, इसलिए कंपनी को एक न्यास यानी ट्रस्टी बनाने का प्रावधान किया गया 1853 के चार्टर एक्ट में। अगला प्रावधान है कि ताज कभी भी, यानी जो ब्रिटिश क्राउन है वो कभी भी कंपनी के प्रशासन को अपने हाथों में ले सकता था। ये भी इसमें प्रावधान थे कि जब चाहे तब ताज कंपनी के प्रशासन को अपने हाथों में ले सकता है। इसका अधिकार 1853 चार्टर एक्ट में किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, उसको और उसके पदाधिकारी को जो वेतन था उसको निश्चित करने का अधिकार सरकार को दिया गया। अब वेतन कौन डिसाइड करेगी, सरकार डिसाइड करेगी। और उनकी तनख्वाह कौन देगा, तो तनख्वाह कंपनी को देना, ये बात इसमें तय की गई कि सरकार वेतन डिसाइड करेगी और जो कंपनी है वो वेतन का भुगतान करेगी। इसके अलावा निदेशक मंडल, जो निदेशक मंडल था उसकी संख्या घटाकर 24 से 18 कर दी गई। जो निदेशक मंडल था उसकी संख्या घटाकर 24 से 18 कर दी गई और इसमें से जो 6 सदस्य थे, 18 में जो 6 सदस्य थे उनको मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया। अब नॉमिनेट नहीं होते थे, मनोनीत किए जाते थे। और कौन मनोनीत करता था, ब्रिटिश क्राउन मनोनीत करता था। इसके अलावा भेदभाव रहित प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया कि जब नियुक्ति होगी तो उसमें किसी भी परीक्षार्थी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। और जो भेदभाव रहित परीक्षा है उसको लागू करने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का गठन हुआ था 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में। और इसी समिति की सिफारिश पे बाद में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं थी वो प्रारंभ या उसको लागू की गई या उसको करने का प्रयास किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो भेदभाव रहित परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया। और इस योजना को लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, तो मैकाले की अध्यक्षता में। जो विधि सदस्य था, जो लॉ मेंबर था, विधि सदस्य था, उसको कार्यकारिणी का पूर्ण मेंबर बना दिया गया। पहले ये पूर्ण सदस्य नहीं था क्योंकि इसको भाग लेने का तो अधिकार था लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था, यानी विधि सदस्य को कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अब ये भाग भी ले सकता था और उसमें मत भी दे सकता था। इसके अलावा गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने के लिए, जब गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको कानून बनाने के लिए 6 अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया गया। यानी जब गवर्नर जनरल की परिषद कानून बनाएगी
तो ये जो 6 सदस्य हैं वो उस समय मौजूद रहेंगे। पहले कितने थे? 3 थे, फिर एक लॉ आया, 4 हो गए, 6 और सदस्य शामिल किए गए, 10 हो गए। इसके अलावा गवर्नर जनरल 2 अन्य पदाधिकारी को भी नियुक्त कर सकता था, यानी गवर्नर जनरल को भी अधिकार था कि 2 अन्य पदाधिकारी, असैनिक पदाधिकारी, मतलब जिसका कोई सेना से कोई लेन देन नहीं होगा, ऐसे पदाधिकारियों को भी वो अपने परिषद में नियुक्त कर सकता था। तो एक लॉ 3 से 4 हो गए, लॉ विधि अधिकारी, 6 और शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वो 2 सदस्यों को शामिल कर सकता है जो पूरी तरीके से सेना से संबंधित नहीं होंगे, यानी असैनिक पदाधिकारी होंगे। तो इस प्रकार जो परिषद थी उसकी सदस्य संख्या कितनी होगी? टोटल 12 सदस्यीय विधान परिषद का एक गठन किया गया इस प्रावधान के तहत। इस प्रकार जो विधायी कार्य थे और जो प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग अलग करने की व्यवस्था की गई, यानी विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य कौन करता था? गवर्नर जनरल अपनी उस परिषद के द्वारा करता था जो उसके पास थी 4 सदस्य। उसके बाद जो 6 और 2 8 जो जोड़े गए हैं, ये जब कानून बनाया जाएगा उस समय काम करने के लिए बात की गई। तो टोटल 12 सदस्यीय एक विधान परिषद का गठन किया गया इस प्रावधान, इस चार्टर एक्ट के तहत, और विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को अलग करने की व्यवस्था की गई। इसमें सदस्य के रूप में क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधियों की व्यवस्था करके जो 6 सदस्य बताया गया, 2 अन्य सदस्यों की बात की गई। तो इसमें सदस्यों के रूप में किसको शामिल किया गया? प्रांतों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल करके सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। 1853 चार्टर एक्ट के तहत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया, क्योंकि इसमें जो 6 और जो 2 सदस्य थे, जो 2 असैनिक सदस्य थे, वो गवर्नर जनरल चाहे तो किसी को भी नियुक्त कर सकता था। तो ये 12 सदस्यीय परिषद में क्षेत्रों और प्रांतों का प्रतिनिधित्व दिया गया और प्रतिनिधित्व के कारण क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किया गया। अब हम आते हैं इस परिषद का जो प्रमुख कार्य था, जो परिषद थी उसका प्रमुख कार्य क्या था? देश के लिए विधि बनाना। किंतु ऐसी विधि तभी बन सकती थी जब गवर्नर जनरल उसे स्वीकृति प्रदान करें, अथवा गवर्नर जनरल ऐसे कानूनों पे क्या कर सकता था? वीटो करने का भी अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तो वीटो का राइट देखिए 1853 चार्टर एक्ट के तहत दिया गया है कि गवर्नर जनरल जब परिषद कानून बनाती थी तो वो तभी अधिनियम बन पाता था जब गवर्नर जनरल उसे स्वीकृति प्रदान करता था। अगर गवर्नर जनरल को नहीं पसंद था तो उस पर वीटो भी कर सकता था। बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। ये पूछा गया है प्रश्न में, परीक्षाओं में, कि बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी किस चार्टर एक्ट के तहत? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। ये जो चार्टर है 1853, ये चार्टर भारतीय प्रशासन यानी ब्रिटिश कालीन प्रशासन के इतिहास में अंतिम चार्टर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद कंपनी का चार्टर खत्म हो जाता है और सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन आ जाता है। तो वहाँ से परिवर्तन होता है, इसलिए ब्रिटेन कालीन इतिहास का अंतिम चार्टर माना जाता है जिसके द्वारा कंपनी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का इंतजाम या कंपनी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का सुधार किया गया। तो ये कुछ मुख्य प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट में थे। इसमें 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण है, जिस पर हम लोगों ने चर्चा की है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।